हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशो एंड रिकॉर्ड में थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ एमजीपी का 13 का। राजनीतिक शासन तंत्र से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आई होप पक्का ये आ सकता है, तो इसे मैं क्लियर कराती हूँ। तो हम सबसे पहले राजनीतिक बताएंगे। राजनीति क्या होती है? दो शब्द का एक समूह है जो राज प्लस नीति, राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को कहते हैं। विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। नागरिक समाज का संबंध सभी प्रकार के राजनीतिक शासन से है, चाहे वह लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या गणतंत्र हो। तो आपको समझ आ गया होगा राजनीति दो शब्द से बनी है। राज मतलब क्या होता है? शासन, और नीति मतलब किसी उचित समय, उचित स्थान, उचित कार्य करने की कला को। नेक्स्ट है राजनीति शासन तंत्र कितने होते हैं? लोकतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, तानाशाही। तो फर्स्ट हम लोकतंत्र पढ़ेंगे पॉइंट में। आपने देखे होंगे सारे मेरे क्वेश्चन पॉइंट में होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं ये। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र को एक विधायी रूप माना जाता है। सिंपल सा है, हमारे भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र को एक विधायी कानूनी रूप माना जाता है। लोकतंत्र में किसी विधान को बनाने, उसे विकसित करने तथा उसे कानून का रूप देने तथा कानून को लागू करने में सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष एवं बराबर की भागीदारी होती है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट डाल देना कि लोकतंत्र, लोक मीन्स होता है लोगों और तंत्र का अर्थ होता है शासन, लोगों का शासन है। तो ये हम फर्स्ट डाल देंगे। उसके बाद हमें फिर सिंपल सा याद आ जाएगा उसी से कि लोकतंत्र में किसी विधान को बनाने के लिए, करने के लिए, उसे कानून रूप देने के लिए किसका? नागरिक, क्योंकि मेन जो लोकतंत्र में है वो नागरिक को ही माना जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में इस बात की सुनिश्चित भी किया जाता है कि कानून के निर्माण में सभी नागरिकों का सहयोग हो तथा सहमति हो। ठीक है, लोकतंत्र के कानून में कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान होते हैं। विधायी प्रक्रिया तक भी सभी नागरिक की पहुंच होती है। फिर लोकतंत्र में प्रत्येक मत का एक समान मूल्य होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनना चाहता है तो वह बन सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र से हम सिंपल याद रख लेंगे कि तीन ऐसे तंत्र मैंने एक साथ ही करे हैं, एक लोकतंत्र, अभिजात तंत्र और गणतंत्र। ये जो हैं उनमें लोगों के बारे में, नागरिक के बारे में ज्यादा सर्वोत्तम मानते हैं। तो ऐसे ही इस अभिजात तंत्र में सर्वोत्तम नागरिक है, शासन करते हैं। वास्तव में यह सबसे उत्तम लोगों का शासन है। अभिजात तंत्र शासन की अवधारणा का विकास प्राचीन यूनान में हुआ माना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध नागरिकों की एक परिषद थी जो शासन कार्यों में राजा की सहायता करती थी। तो सिंपल सा आप कैसे याद करेंगे? अभिजात तंत्र में सर्वोत्तम नागरिक होता है। सेकंड, इसकी प्राचीन कहाँ से ये आया है अभिजात तंत्र? तो यूनान में प्राचीन समय से इसकी अवधारणा की बात होती है। उसके बाद आप डाल देंगे अभिजात तंत्र की तुलना प्रत्यक्ष राजतंत्र से की जाती है, जिसमें सत्ता एक राजा के पास व्यक्तिगत रूप से होती है। रोम में गणराज्य था जो अभिजात तंत्र के समान था। फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही अभिजात तंत्र की तुलना लोकतंत्र से की जाती है। तो ये जो अभिजात तंत्र है वो लोकतंत्र की तरह थोड़ा थोड़ा है, जिसमें सभी नागरिकों के पास किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति भी होती है। अभिजात तंत्र का विवेचन राष्ट्रमंडल के रूप में किया जाता है, जिसमें एक सभा होती थी जिसे असेंबली कहा जाता था। यह असेंबली ही जनता की प्रतिनिधि थी। तो अभिजात तंत्र से सबसे पहले पॉइंट हमें क्या आ जाएगा? असेंबली याद कर लेंगे हम। राष्ट्रमंडल के जरिए एक सभा होती है जिसमें असेंबली होती है, असेंबली के जरिए ही हमें थोड़ा सा ये याद आ जाएगा। रोम और यूनानी कुछ वर्ड याद कर लेंगे हम तो हमें याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गणतंत्रीय। गणतंत्रीय व्यवस्था में लोगों को सरकार पर नियंत्रण होता है। सामान्य रूप से गणतंत्र को ऐसी सरकार समझा जाता है जिसमें अधिकांश निर्णय राज्याध्यक्ष के विवेक से नहीं लिए जाते बल्कि स्थापित कानून के द्वारा किए जाते हैं। ये वैसे फिफ्थ पॉइंट इसमें मैंने दे दिया है लेकिन गलती से, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट लोकतंत्र, अभिजात तंत्र और गणतंत्र, इनमें तीनों में लोगों के बारे में है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको समझाया है।
उसके बाद है क्या बोलते हैं, इसलिए राजतंत्र को गणतंत्र का प्रतिकूल माना जाता है। गणतंत्र में एक राज्याध्यक्ष होता है जिसे राजा नहीं कहा जाता। कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसमें सरकार नागरिकों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण को सर्वप्रमुख माने। तो सिंपल सा गणतंत्र में हम क्या याद करेंगे, ये लोगों को सरकार पर नियंत्रण होता है, ये भी लोगों का ही है, नागरिक का पूरा वो होता है इसमें। और दूसरा राज्याध्यक्ष तो होता है बट वह कानून के जरिए सारा कार्य करता है विवेक से। और इसमें राजतंत्र को गणतंत्र का बिल्कुल विपरीत मानता है। तो आपको मैं अब राजतंत्र बताऊंगी, राजतंत्र क्या होता है, तो आपको ये गणतंत्र क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राजतंत्र, वह शासन व्यवस्था जिसमें समस्त राजनीतिक शक्ति या अधिकार किसी एक को ही सौंप दी जाती है। यह व्यक्ति वंशानुगत होता है। इस व्यक्ति को राजा, सम्राट या रानी कहते हैं। राजा अपनी मृत्यु तक या पद त्याग तक करने तक सत्ता पर नियंत्रण रखता है। राजा राज्य के सभी सदस्य से पूर्णतः अलग होकर रहता है। राजा का पद वंशानुगत हो सकता है, मतलब कि जैसे बेटा का बाप, बेटा, दादा, ऐसे स्त्री, तथा राजा को चुना भी जा सकता है। संवैधानिक राजतंत्रों में राजा का पद दिखावटी होता है, वास्तविक शक्ति भी नहीं होती, यदि होती है तो बहुत कम होती है। तो राजतंत्र इस तरीके से है कि इसमें राजा, रानी, सम्राट होते हैं, वंशानुगत होते हैं, इन्हें चुना भी जा सकता है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब हमारा तानाशाही, तानाशाही के नाम से ही आपको पता चलेगा, तानाशाही में शासन पर नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह का होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज आप उसको वो मत करना, स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना। छोटे समूह का होता है। तो तानाशाही से पता चलता है कि या तो एक व्यक्ति पर शक्ति हो या पूरे एक छोटा समूह हो जिस पर पूरी शक्ति होती है। शासन में सत्ता संपूर्ण रूप से व्यक्ति के पास या लोगों के समूह के पास होती है। इस प्रकार के शासन सत्ता या तो बल से प्राप्त की जाती है या उत्तराधिकारी के रूप में। तानाशाही को हम एक तंत्रीय शासन, एक तंत्रीय क्यों, क्योंकि एक इंसान या एक समूह के पास रहती है जो निरंकुश होती है, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। इस शासन में सत्ता का उस व्यक्ति के हाथ में होती है जिस पर, जो शासन होता है उसमें सत्ता किस व्यक्ति पे हाथ में होती है, जिस पर कोई कानून, संविधान, अन्य सामाजिक राजनीतिक कारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा तभी तो वो अपना तानाशाही मतलब अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। दूसरे शब्दों में सर्वाधिकार राज्य लोगों के सार्वजनिक तथा निजी व्यवहार के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।